हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में ईवीएस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जितने भी हैं ईवीएस के, उसमें से कुछ भाग आज कंप्लीट करेंगे, जिसमें से कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन पॉइंट से सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर चार ऑप्शंस देकर उसमें से एक ऑप्शन चूज करने के लिए देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि बांस से बना पुल, ये एनसीईआरटी से लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो इसमें पहला है चलो चलें स्कूल, ये क्लास फोर्थ का चैप्टर है, जिसके अंदर सीधा सीधा इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं सीधे। तो जैसे बांस से बना पुल कहाँ है, तो ये इसका आंसर आपका आ जाएगा असम। तो जो बांस से बने पुल यूज होते हैं वो असम में होते हैं। नंबर 2 बात करते हैं नदी पार करने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल। तो जो ट्रॉली का इस्तेमाल है वो कहाँ किया जाता है, तो ट्रॉली का इस्तेमाल लद्दाख में किया जाता है। तो इसके लिए हम लद्दाख का ऑप्शन चूज करते हैं। आगे बात करते हैं सीमेंट का पुल कहाँ यूज होता है। तो सीमेंट का पुल नॉर्मल इलाकों में, जैसे उत्तर प्रदेश या दिल्ली, ऐसे इलाकों में सीमेंट का पुल यूज किया जाता है, और वो भी नदियों पे यूज किया जाता है पानी के पार करने के लिए। ठीक है। आगे बात करते हैं कि जो सीमेंट का पुल है वो किन चीज़ों से बनता है। तो जो सीमेंट का पुल है वो सीमेंट, ईंट और लोहे की सरियों से बनता है। आगे बात करते हैं बल्लम, जो कि लकड़ी की छोटी नाव होती है, लकड़ी से बनाई जाती है, और ये कहाँ पे उपयोग होती है। बल्लम है ये केरल में उपयोग होती है। तो जो केरल का इलाका है उसमें करीब आप समुद्र के आसपास जाएंगे तो बल्लम का उपयोग वहाँ पर होता है, और बच्चे स्कूल पार करने के लिए बल्लम से चले जाते हैं। आगे बात करते हैं ऊंट गाड़ी की। तो जो ऊंट गाड़ी है यहाँ पर राजस्थान में उपयोग होती है ऊंट गाड़ी। तो बच्चे राजस्थान में स्कूल जाने के लिए भी ऊंट गाड़ी का उपयोग करते हैं। तो ऊंट गाड़ी से अगर सीधा क्वेश्चन आएगा कि ऊंट गाड़ी का उपयोग कहाँ किया जाता है या ऊंट गाड़ी कहाँ मिलती है, तो इसका आंसर होगा था राजस्थान। आगे बात करते हैं बैलगाड़ी की। तो जो बैलगाड़ी है वो मैदानी इलाकों में यूज होती है। तो मैदानी इलाकों के जो गांव हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर बैलगाड़ी का उपयोग होता है, या बिहार में, इन सब जगह पर बैलगाड़ी का उपयोग होता है। लेकिन ये सिर्फ गाँवों में यूज होती है, क्योंकि शहरों में तो वाहन उपयोग होते हैं। आगे बात करते हैं कि साइकिल की सवारी। तो जो साइकिल की सवारी है वो लंबे रास्तों और मुश्किल रास्तों में काफ़ी उपयोगी है, और बच्चे इससे दूर की, अगर उनका स्कूल काफ़ी दूर है तो वहाँ पर चले जाते हैं साइकिल के द्वारा, और जितने भी मुश्किल रास्ते हैं उनसे भी हम साइकिल से पार कर सकते हैं। आगे बात करते हैं जुगाड़। तो जुगाड़ जो है वो एक गाड़ी है जो कि देहाती इलाकों में ज़्यादातर यूज होती है। जो गांव हमारे हैं, देश के गांव पड़ते हैं जो अभी थोड़े से पिछड़े हुए हैं, वहाँ पर जुगाड़ का उपयोग किया जाता है। तो जुगाड़ एक ऐसी गाड़ी है जो आगे से तो मोटर बाइक जैसी होती है, लेकिन पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है, और ये फट फट करके चलती है, इसमें आवाज़ आती है, इंजन लगा होता है इसमें। तो आगे से मोटर बाइक की तरह होती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों जैसी। अब हम बात करते हैं कि बर्फ, जो बर्फ है उस पर चलकर बच्चे कहाँ स्कूल जाते हैं, या कहाँ पर बर्फ पर ज़्यादा चला जाता है। तो ये मोस्टली उत्तर दिशा की ओर जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं उनमें बर्फ पर चलकर जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही मुश्किल थोड़ा सा होता है। आगे बात करते हैं ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों की। तो जो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं ये कहाँ होते हैं, उत्तराखंड में। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 है कान कान में। तो इसमें क्या है कि पक्षियों के, जानवरों के, इन सब के बारे में बताया गया है कि इनके कान कैसे होते हैं, और इनमें कान होते भी हैं या नहीं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पक्षियों में कान दिखते नहीं हैं, होते हैं उनमें कान, वो भी सिर के दोनों ओर होते हैं, और छोटे छोटे होते हैं, और पंखों से ये ढके होते हैं। तो वो कान हमें आसानी से दिखते नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं, अगर हम बिल्कुल गौर से लेंस लगा कर देखें
तभी हमें पक्षियों के कान दिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं छिपकली की। तो छिपकली में भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, अर्थात छिपकली में भी कान होते हैं और वो हमें आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। आगे बात करते हैं मगरमच्छ की। तो मगरमच्छ में भी कान होते हैं और वो छोटे छेद जैसे होते हैं। तो छोटे छेद होते हैं जो कि आसानी से बिल्कुल नहीं दिखाई देते, क्योंकि मगरमच्छ की खाल ही इस तरीके की होती है कि उसमें कान का पता ही नहीं चलता है। आगे बात करते हैं कि जानवरों की खाल पे जो डिजाइन होती है वो किसकी कारण होती है। तो जानवरों की खाल पे जो डिजाइन बनती है वो उनके बालों की वजह से होती है। बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनकी खाल पे बाल पता नहीं चलते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि उनकी खाल पर डिजाइन ही बनी हुई है, जबकि ये ऐसा नहीं होता। उनके बाल अलग अलग कलर्स के होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, जिसकी वजह से उन पर अलग अलग डिजाइन दिखाई देती है। जैसे कि जेबरा जेबरा पे जो डिजाइन बनी होती है काली काली, वो उसके बालों की वजह से होती है। हम बाघ की बात करते हैं, चीते की बात करते हैं, या फिर अब अगर हम हाथी की खाल की बात करें तो हाथी की खाल पर भी बाल होते हैं। अगर हम पास से देखें तो दूर से उसके खाल के बाल दिखाई नहीं देते हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गए। आगे हम बात करते हैं कि जो जानवर जिनके कान बाहर होते हैं, अर्थात जिन्हें हम कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर एक तो बाल होंगे और वो बच्चे देते हैं। तो इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, तो वो 2 ऑप्शन दे देगा, जैसे कि ए बी सी करके या डी करके, और उनमें से आपको कोई 3, ए बी सही है या बी सी सही है या सी डी सही है या ए बी सी सही है, इस तरीके से पूछता है। तो जो जिन का जानवरों के कान बाहर होते हैं, तो उनके पहला पॉइंट है कि उनके शरीर पर बाल होंगे और वो बच्चे देते हैं, जैसे कि हाथी। या फिर हम किसी और की बात कर लेते हैं, जैसे कि शेर है, ये सब बच्चे देते हैं और इनके शरीर पर बाल होते हैं। आगे बात करते हैं कि जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखते, तो जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देंगे या बाहर नहीं होते हैं, उनके शरीर पर एक तो बाल नहीं होंगे और वो स्पेशली अंडे देते हैं। तो जैसे कि छिपकली की बात करते हैं, तो छिपकली के कान दिखाई नहीं देते हैं और वो बाहर नहीं होते हैं और वो अंडे भी देती है और उसके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगर हम राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर है। और भारत का राष्ट्रीय फूल तो कमल है। आगे बात हैं, अब हम हाथी के बारे में बात करते हैं। तो हाथी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या महत्वपूर्ण पॉइंट कहते हैं, जिन्हें जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आ चुके हैं, जो कि दिसंबर 2019 में सीधा क्वेश्चन आया था, जिसमें से 4 ऑप्शन थे और उन 4 में से कोई 2 सही हैं या 3 सही हैं, इस तरीके से पूछा गया था, जो कि मैं आगे आपको दिखा दूंगा। तो इसमें पहला पॉइंट हम लेते हैं कि जो एक बड़ा हाथी होता है, एक बड़ा हाथी यानी एडल्ट जो हाथी है, एडल्ट एलिफेंट, वो पत्ते और झाड़ियां जो खाता है, वो एक दिन में करीब 100 किलो से ज्यादा पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। एक दिन का ये उसका भोजन है। और जो हाथी है वो बहुत कम आराम करता है। हाथी आराम लगभग बहुत ही कम, यानी कि वो मुश्किल से ही आराम करता है, बाकी पूरे दिन वो घूमता ही रहता है। और हाथी जो है वो 2 से 4 घंटे सोता है सिर्फ। हाथी सिर्फ 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी पानी और कीचड़ में खेलता है, जिससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। तो हाथी का जो पानी और कीचड़ में खेलने का रीजन है वो ये है कि उसे उससे ठंडक मिलती है। आगे हम बात करते हैं कि गर्मी लगने पर हाथी, जो उसके कान है, पंखे जैसे कान है, उनको हिलाकर हवा कर लेता है। आगे हम बात करते हैं कि हाथी के झुंड की। तो हाथी के झुंड में कभी भी वो एडल्ट एलिफेंट नहीं होगा, उसमें केवल हथनी और बच्चे ही रहते हैं झुंड में, बाकी हाथी अकेला रहता है। तो झुंड के नेता की बात करें हम, तो हाथियों के झुंड के जो नेता होगा वो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। जो सबसे ज्यादा बड़ी हथनी होगी या बुजुर्ग हथनी होगी, वही उस झुंड की नेता होगी। अब हम बात करते हैं कि जो झुंड के सदस्य हैं, तो झुंड के सदस्यों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 10 से या 12, उस झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होंगे। आगे बात करते हैं, तो एक हाथी है वो झुंड में 14 से 15 साल रहता है
और उसके बाद वो अपने झुंड से अलग हो जाता है और उसके बाद वो अकेला ही रहता है। तो अगर हम बात करें कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि झुंड में हाथी कितने वर्ष तक रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 14 या 15 साल तक, जब तक कि वो एडल्ट नहीं हो जाता है। और हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं, जो कि उनकी ही जैसे हाथी हैं उन्हीं की मदद आपस में, जो उन्हीं की प्रजाति के हैं उन्हीं की मदद करते हैं। और अगर किसी बच्चे पर प्रॉब्लम आती है या हथनी पर प्रॉब्लम आती है तो वो भी हाथी उन्हें भी सॉल्व करता है। आगे बात करते हैं राजस्थान में। तो एक गांव है राजस्थान में खेजड़ली नाम से। तो ये जो कि जोधपुर के पास पड़ता है। और जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो इस कहानी, ये एक सच्ची कहानी थी। इसमें क्या हुआ था कि जो राजा था, उस राजा ने पेड़ काटने का आदेश दिया था। तो जो लकड़हारे थे उन्होंने पेड़ काटने के लिए गए, तो वहाँ के जो लोग थे उस गांव के, उन्होंने पेड़ों से बहुत प्यार करते थे और वो पेड़ों से चिपक गए थे। लेकिन उन्होंने जो लकड़हारे थे जो काटने के लिए आए थे राजा के आदेश से, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उन सबकी हत्या कर दी। जिससे कि जब राजा वहां पहुंचा तो उसे बहुत दुख हुआ इस बात का कि मतलब इन लोगों का इतना प्यार है पेड़ों के प्रति। तो उस दिन से उसने ये कह दिया कि उस गांव में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा। और ये उसने आदेश दिया कि वहाँ के लोग उसकी रक्षा करते हैं, तो उस गांव में कोई भी पेड़ नहीं कटेगा और वहाँ पर कभी भी पेड़ों को काटने का सख्त कानून बना दिया गया। तो हम बात करते हैं कि जो ये कहानी है ये 300 साल पहले की है, क्योंकि ये कहानी एक सच्चा किस्सा है जो कि खेजड़ी के पेड़ से रिलेटेड है। तो उस गांव का जो नाम पड़ा खेजड़ली, ये खेजड़ली गांव खेजड़ी के पेड़ से बना है, तो इसलिए उस गांव का नाम खेजड़ली कर दिया गया। अब हम बात करते हैं खेजड़ी क्या है। तो ये खेजड़ी एक पेड़ है जो कि रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है और इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि रेगिस्तान में पानी होता ही नहीं है ना के बराबर। तो इसलिए ना के बराबर ही पानी होता है, तो इसलिए वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनको भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो खेजड़ी का पेड़ है इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती और इसकी जो छाल है वो दवाई के काम आती है। और इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है, तो इसकी लकड़ी का अगर कोई भी फर्नीचर बनाया जाए तो उसमें कीड़ा भी नहीं लगेगा। और जो खेजड़ी की फलियां हैं उनसे सब्जी भी बनती है और इसकी जो पत्तियां हैं वो जानवर खाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो खेजड़ीली गांव के निवासी हैं उन्हें हम विश्नोई कहते हैं, जो कि पेड़ों की रक्षा करते हैं। और वो 300 साल से उन पेड़ों की रक्षा करते आ रहे हैं उस गांव के लोग। तो इसलिए राजस्थान में सबसे हरा भरा गांव खेजड़ली ही है और इसे एक आदर्श गांव माना जाता है जो कि पेड़ों की रक्षा करने के लिए जाना जाता है। तो इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं बोचाहा गांव की कहानी की। तो बोचाहा गांव की, जो बोचाहा गांव है उसमें वो कहाँ पर पड़ता है? मुजफ्फरपुर बिहार में। तो बोचाहा गांव मुजफ्फरपुर बिहार का है। और वहाँ से उस जो ये बोचाहा गांव, इसमें क्या हुआ था कि चमकता सितारा नाम का एक टैग है, या इसे कहते हैं गर्ल स्टार के नाम से एक टैग बना हुआ है। ये उन लड़कियों की कहानियां हैं। तो ये जो चमकता सितारा या गर्ल स्टार है ये उन लड़कियों की कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी या अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा किया, क्योंकि उस गांव में ज़्यादातर लड़कियां पढ़ने नहीं जाया करती थी। तो जब वो वहाँ पर पहली लड़की पढ़ने गई तो उसने अपनी ज़िंदगी बदली पढ़ने के बाद। तो वहाँ से ये गर्ल स्टार का एक टैग निकला। तो जो लीची के फूल हैं, लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी में। तो लीची के फूल जो है उसका रस मधुमक्खियों को बहुत पसंद है। और मधुमक्खियों के जो अंडे देने का समय है वो अक्टूबर से दिसंबर तक है। और जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसमें एक रानी मक्खी होती है और रानी मक्खी ही अंडे देती है। और जितने अंडे देती है वो सिर्फ रानी मक्खी देती है। बाकी जो छत्ते में काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं वो शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं और छत्ता बनाती हैं। छत्ते की देखभाल करने का काम भी उन्हीं का है। और जो रानी मक्खी अंडे देती है जब उनसे बच्चे निकलते हैं तो उन बच्चों को पालने का काम भी काम करने वाली मक्खियाँ ही करती हैं। और छत्ते में जो नर मक्खियाँ होती हैं वो कोई खास काम नहीं करती हैं, उन्हें हम आलसी कह सकते हैं। तो
जैसे कि मधुमक्खियां समूह में रहती हैं छत्ता बनाकर, उसी प्रकार चींटियां, दीमक और ततैये भी समूह में ही रहते हैं और इनमें भी इसी तरीके से काम करने वाले अलग विभाजित होते हैं, जो काम करते हैं पूरे दिन छत्ते के लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं, या अपने चींटियों जो जगह बनाती हैं उनके लिए, और वो पूरे दिन काम ही काम करती रहती हैं। उनमें से कुछ ही अंडे देती हैं। इस प्रकार से समूह में रहती हैं चींटियां, दीमक और ततैये। आगे हम बात करते हैं ओमना के सफर की। तो ओमना एक लड़की है जिसके सफर के बारे में बताया गया है इस कहानी में, और वो गुजरात से चलती है। तो जो ट्रेन है उसकी, जो ओमना की ट्रेन थी वो गांधीधाम गुजरात के कच्छ से चली थी। मतलब जो गांधीधाम है गुजरात में, वहाँ पर एक जगह है कच्छ, तो कच्छ से ट्रेन चली थी। और जो गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़, ये तीन जगह हैं, गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़, ये गुजरात में ही है। आगे बात करते हैं कोझिकोड केरल की। तो कोझिकोड जो है वो केरल में है, जिसे हम आजकल कालीकट के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पर हम नाव के द्वारा जाते हैं। बात करते हैं मडगांव की। तो मडगांव कहाँ पड़ता है? गोवा में। आगे बात करते हैं कि गोवा से केरल तक, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा से केरल तक रेल रास्ते में कितनी सुरंगें पड़ती हैं, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेगा, या कितने पुल पड़ते हैं। तो जो गोवा से केरल तक जाएंगे तो उसमें 92 सुरंगें और 2000 पुल मिलते हैं। आगे बात करते हैं कि गुजरात से केरल तक ट्रेन राज्य किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो गुजरात से जब केरल तक जाएंगे तो ट्रेन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, ये तीन राज्य हैं, इनसे होकर जाती है। आगे बात करते हैं कि मलयालम जो भाषा है केरल की भाषा मलयालम है। तो मलयालम में माँ की बड़ी बहन जो होती है उसे क्या कहते हैं? तो माँ की जो बड़ी बहन है उसे मलयालम में बलियम्मा कहते हैं। आगे बात करते हैं मलयालम में माँ की माँ को क्या कहते हैं? तो जो माँ की माँ है उसे अम्मू माँ कहते हैं, माँ की माँ यानी कि नानी। तो नानी को अम्मू माँ बोलते हैं वहाँ पर। आगे बात करते हैं कोट्टायम गांव की। तो जो कोट्टायम गांव है वो केरल में पड़ता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेरी क्या है? तो फेरी जो है वो केरल में नाव को कहते हैं, जो कि नदी पार करने के लिए या समुद्र को एक टापू से दूसरे टापू पर ले जाने के लिए फेरी का उपयोग होता है केरल में। अब हम बात करते हैं इस चार्ट की। तो ये चार्ट जो है ये सीधा सीधा आपका एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, और इस चार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे कि इस चार्ट में ट्रेन का टाइम दिया हुआ है गांधी धाम से नागरकोइल एक्सप्रेस का। तो ऐसे ही क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब हम बात करेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस लिए जाएंगे जो कि इसी चार्ट से रिलेटेड है, इसी में से पूछ लिए जाएंगे। जैसे कि अहमदाबाद से त्रिचूर या नागरकोइल तक जाने का कितना टाइम लगा, कितना समय लगा, कितने किलोमीटर है। इस तरीके से जैसे मडगांव से सीधा त्रिचूर तक पूछ ले या कोट्टायम तक पूछ ले, इस तरीके से इसी चार्ट से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि कोई व्यक्ति है जो कि 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत यानी गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। अब ये जो ट्रेन है ये सूरत से 19:45 यानी शाम को 7:45 पर चली, और ये ट्रेन जो है 7:45 पर चली 29 नवंबर को। कब चली? 29 नवंबर 2019 को। और ये 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोइल पहुंची। अब ये देखा जाए कि 29 नवंबर को शाम को 7:45 तक बैठा, और इस सूरत से नागरकोइल की जो दूरी दी हुई है वो करीब 21 किलोमीटर, 2120 किलोमीटर है। अगर देखा जाए तो 29 नवंबर को शाम को 7:45 पर बैठा, तो 30 नवंबर हुआ, और 1 दिसंबर यानी कि उसे करीब पूरा 30 नवंबर का पूरा दिन लगा, और वो 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर पहुंच गया। अब इसमें पूछा है कि यात्रा में ट्रेन की औसत चाल बतानी है। अब औसत चाल के लिए जो कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो औसत चाल के लिए, तो जो औसत चाल का फॉर्मूला होता है वो होता है औसत चाल इज इक्वल्स टू
दूरी बट्टे समय। अब क्योंकि जो इसमें टाइम लगा है करीब यहाँ शाम को 7:45 पर 29 नवंबर को चली और 11:45 पर पहुंची, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम लगा वो करीब 40 घंटे का लगा। अब ये जो 40 घंटे का समय लगा है और टोटल दूरी कितनी थी 2120 किलोमीटर, तो टोटल जो समय लगा है 40 घंटे का, हम 2120 को डिवाइड कर देंगे 40 से। अब इसको डिवाइड करने पर कुल मिलाकर आपकी 53 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आएगी। तो जो औसत चाल है उसका आंसर हो जाएगा 53 किलोमीटर पर घंटे। ऐसे ही सीटेट के जुलाई 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई लड़का मडगांव से 30 जून को चला, 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में बैठा और ये रेलगाड़ी सुबह 9:45 पर चली मडगांव से और अगले दिन 7:15 पर नागरकोइल पहुंची। अब इसमें भी दूरी जो दी हुई है वो 1140 किलोमीटर है। तो इसमें भी औसत चाल पूछी है, तो औसत चाल का आप फॉर्मूला वही लगाएंगे कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब चाल बराबर दूरी बट्टे समय का फॉर्मूला लगाने के बाद आप 1140 को डिवाइड कर देंगे जितने भी इसमें घंटे लगेंगे। तो घंटे करीब, तो जो करीब घंटे लगेंगे वो आपके लगेंगे 21 घंटे और 30 मिनट। तो 21 घंटे 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 21 सही 1/2 और इसको हम करीब ये ऐसे लिख सकते हैं 1140। अगर इसे हम भिन्न से चेंज करके सिंपल भिन्न में कर दें तो ये हो जाएगा 21 दूनी 42 यानी 21 इंटू 2 42 प्लस 1 43। तो 43 नीचे आ जाएगा और 43/2 आ जाएगा अपॉन 2, तो 2 ऊपर चला गया। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 53 पॉइंट कुछ आएगा, तो जिसका आंसर हम 53 ही लगा देंगे, यानी कि 53 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, जैसा कि हाथियों के विषय में अभी हमने पढ़ा था, तो हाथियों के विषय में ये एक क्वेश्चन आया था दिसंबर 2019 के सीटेट में कि हाथियों के विषय में कुछ कथन दिए हुए थे। तो जैसे कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं और ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, ये बात सच है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। उसमें जो हमने पढ़ा था उसमें लिखा था कि 100 किलो खाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आगे बात करते हैं, इन्हें पानी में कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, ये भी सही है। और किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, तो झुंड की नेता जो होती है वो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, यानी कि ये भी पॉइंट सही है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ए, सी और डी। इसमें हम देखते हैं कि ये जो दूसरे नंबर का पॉइंट है इसमें दिया हुआ ऑप्शन सी डी ए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि आम तौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग कौन से हैं। तो अगर आमतौर पर देखा जाए तो ये मानते हैं कि जो जानवर है वो हर चीज को काला और सफेद देखता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है जो कि है काला और सफेद। आगे बात करते हैं कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, तो वो भारत के किस राज्य में स्थित है। जो दांडी है, हम जानते हैं कि महात्मा गांधी गुजरात से थे, अहमदाबाद के पोरबंदर से, तो हम वहां से ही देखते हैं कि दांडी यात्रा वहीं से शुरू की थी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। तो दांडी जो है वो कहाँ है, गुजरात में। आगे बात करते हैं कि घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। तो इसमें यह है कि राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटेली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। तो ये बात सही है कि राजस्थान के लोग जो है वो मिट्टी के घरों में रहते हैं और छतें जो है वो कटीली झाड़ियों से बनाते हैं, क्योंकि दिन में वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और मिट्टी के घर जो होते हैं वो ठंडे होते हैं। आगे बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश है
वहाँ पर घर बांसों के खम्भों पे नहीं बनाए जाते, ये असम में मोस्टली बनाए जाते हैं। तो आगे बात करते हैं, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं और नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। क्योंकि लेह में ज़्यादातर बर्फ़ पड़ती है, तो इसलिए वो 2 मंजिला घर बनाते हैं ताकि नीचे अपना ज़रूरत का सामान रख सकें और ऊपर खुद रहेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और सी, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन ठीक है। आगे बात करते हैं, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब अहमदाबाद यानी कि गुजरात से केरल की ओर जाएगा तो उसे कई सारी सुरंगें मिलती हैं, जिनकी संख्या हमने करीब 92 बताई थी। तो 92 सुरंगें पड़ती हैं। अभी इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि ये जो सुरंगें हैं ये किन पर्वतों में हैं। तो ये जो क्या नाम है, अहमदाबाद से केरल तक जाने में जो सुरंगें पड़ती हैं वो पश्चिमी घाट नामक पर्वत के अंदर पड़ती हैं, जितनी भी सुरंगें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।